Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from your listeners on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. Our numbers once again are 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों को लेंगे और बात करेंगे शेयर बाजारों की। दिन रविवार का है। आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज का दिन हम डेडिकेट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए। म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी सवाल हो आप जरूर पूछें हमसे। 3 टेलीफोन लाइन्स आपके लिए खुली हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 310 464। तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें। अपने सवाल पूछें। सवालों का जवाब देने के लिए म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो मौजूद। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं मार्केट मंत्र। सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में। Prime Minister Narendra Modi emphasizes government's commitment to provide best medical treatment to the poor, inaugurates and lays the foundation stone of development projects worth over 33,700 crore rupees in Chhattisgarh. Domestic markets to focus on the RBI policy meet, quarterly earnings and auto sales data for Qs next week, and FPI pumping nearly 56,000 crore rupees into the Indian debt markets in the financial year 2024-25. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य और उपचार सेवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। छत्तीसगढ़ में आज प्रधानमंत्री ने 33,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। घरेलू शेयर बाजार अगले सप्ताह रिजर्व बैंक की बैठक कंपनियों के तिमाही नतीजे और ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर नजर रखेंगे। और विदेशी निवेशकों ने साल 2024-25 में भारतीय डेट बाजारों में 56,000 करोड़ रुपए निवेश किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मोह भट्टा और बिलासपुर जिलों में 33,700 करोड़ रुपए की समर्पित विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बिजली, सड़क, रेल, तेल और गैस, शिक्षा तथा आवासन से संबंधित हैं। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति का नया युग देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में सड़कें, बिजली और मोबाइल नेटवर्क के साथ साथ स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाल के वर्षों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई स्कूलों को दोबारा खोला गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का भाग्य बदल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गरीब लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य और उपचार सेवाएं मुहैया कराने की सरकार की प्राथमिकता सबसे ऊपर है। और जब इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाओं को और परियोजनाओं को प्रधानमंत्री मंजूरी देते हैं या शिलान्यास रखते हैं, तो वो देश के विकास में उसकी भागीदारी होती है, क्योंकि उससे रोजगार सृजन होता है। विवेक फिलहाल जुड़ गए हैं सहारनपुर से। विवेक, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछ लें। हाँ, मार्केट कुंदा टीम में आज के एक्सपर्ट को नमस्कार सर। मैं म्यूचुअल फंड में 8 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ और मैं मंथली सिप के द्वारा ही जुड़ा हूँ। मेरा आज का प्रश्न है कि मेरे पास एक लमसम अमाउंट है और मैं उसे कम अवधि, जैसे 1 वर्ष या 2 वर्ष या उससे कम समय के लिए निवेश करना चाहता हूँ। अभी तक मेरा ये पैसा एफडी में निवेशित था और मैं अब इसको कम जोखिम वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे किस प्रकार के फंड का चुनाव करना चाहिए, प्लीज गाइड करें। जी,
मेरे नज़रिए में आप 1 से 2 वर्ष की अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी, इसके लिए आप इक्विटी से बचें। ये निवेश आपने खुद ही कहा कि आप कम जोखिम वाले फंड्स लेना चाहते हैं और ये आपकी सोच बिल्कुल सही है। तो इक्विटी फंड्स इस निवेश के लिए आप कंसिडर मत करिए। आप थोड़े हाई क्वालिटी सेफ तरीके से इन्वेस्ट करने वाले डेट फंड्स को आप देख सकते हैं। मेरे लिहाज से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जो होते हैं वो एक अच्छे विकल्प रहेंगे। फिक्स डिपॉजिट से आप थोड़े से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ वॉलेटिलिटी उनमें रहेगी लेकिन इक्विटी जैसी वॉलेटिलिटी नहीं होती, और एफडी से थोड़े से ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की कैटेगरी को आप ज़रूर देखिए। Any money market funds you can suggest, Ashutosh? So I'll recommend short duration funds, and among them you can look at the short duration funds from AMCs like the Axis Short Duration Fund or the HDFC Short Duration Fund. These two can be good alternatives in my opinion. Next caller is Amit from Delhi. Amit, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to our expert. Good evening to all, sir. Sir, I had availed a child gift care mutual fund, and the term of that was till the child attains majority. Now, since the child has attained majority, and that mutual fund has matured. So I want to know that what would be the tax complication regarding the same, whether it would come in my head, on my head, or on the child head, who was having no income, who has invested nothing. See, generally speaking, what happens is that when you invest in a solution-oriented fund meant for children, then till the child is the minor, the investment, you make the investment on behalf of the child. But after the child attains the age of majority, that's 18 years, those investments have to be transferred. They get transferred in the name of the child, and you have to link the bank account of the child. And for all practical purposes, they become the asset of a child, and upon redemption, they will be taxed in the hands of the child. जितेंद्र जयपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछ लीजिए। हेलो जी जितेंद्र जी। हाँ, हमारा सवाल पूछे। हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, अच्छा, निफ्टी 50 में इंडेक्स फंड जो है हमको ETF के रूप में लेना है, तो एक दो नाम बता देते। पहला तो ये प्रश्न है, और दूसरा म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है अगर हम लोन लेना चाहें तो क्या प्रोसेस है? अगर मेरा दो तीन म्यूचुअल फंड में AMC में है तो क्या प्रोसेस क्या है? देखिए, आपका पहला सवाल निफ्टी 50 में ETF के वेरिएंट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप निपॉन का ETF निफ्टी 50 BEES देख सकते हैं, SBI का निफ्टी 50 ETF देख सकते हैं। वैसे तो कोई एक ही फंड आपके लिए बहुत है, क्योंकि जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई डाइवर्सिफिकेशन का ऐसा बहुत कोई खास लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है, तो आप इन दोनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल था, ये लोन लेना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में लोन का कोई प्रोविजन तो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट है? जी बिल्कुल है। आजकल एक ये काफ़ी प्रचलित है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको शॉर्ट टर्म कुछ लिक्विडिटी की नीड है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको कुछ पैसा चाहिए और आप उसके लिए अपनी यूनिट्स को रिडीम नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें टैक्स लायबिलिटी भी होगी, और आप बेसिकली आपको थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए जो कि आप वापस कर देंगे, तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स एक वायबल ऑप्शन है उस टेम्पररी लिक्विडिटी नीड को फुलफिल करने के लिए। आजकल बहुत सारी NBFCs इसके बहुत सिंपल टर्म्स होती हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की वैल्यूएशन और ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। आपकी होल्डिंग्स को जांच कर परख कर वेरीफाई कर उसके अगेंस्ट लोन दे देना, सारा प्रोसेस बहुत सारी NBFCs डिजिटली ही कर देती हैं। ये NBFC से लेना होगा, उसी फंड हाउस से आप नहीं लेंगे जहां नहीं, फंड हाउसेस से नहीं देते। फंड हाउसेस लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड नहीं देते। NBFCs होती हैं जो लेंडर होते हैं, वो आपकी म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लियन क्रिएट करते हैं। आप उन म्यूचुअल फंड्स को रिडीम नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोन चुका नहीं देते, और उस लियन के अगेंस्ट आपको आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू की कुछ प्रतिशत की धनराशि आपको एज लोन मिल जाती है। तो आप बहुत सारी NBFCs हैं, आप किसी भी NBFC में पता करिए और आपको बहुत सिंपल टर्म्स होती हैं, इसका बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड जरूर मिल जाएगा। तो द यूनिट्स आर हाइपोथिकेटेड? यस। Next caller is Raja from Chennai. Raja ji, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to our expert. Good evening, sir, all of you. जी राजा जी। Sir, I have around 10 SIPs. Now I have two basic questions.
Some SIPs are in positive, some are in negative, some are 15 to 20% or minus 5%, minus 2% like. If I want to invest, say I have 50,000 or 40,000, suddenly I get, apart from SIP, I get some amount. So in which I should invest, sir? The highest negative one, or we have to study that one. Number one question, sir. Number two, if some of the SIPs are giving plus 40%, plus 30%, some are giving plus 20% like that. If I want to read, what should we do? Suppose one SIP has reached plus 40% profit. Okay, can I redeem that one and reinvest that one? Sure. So to answer your second question first, see, don't be guided by the returns that you've made to make the decision to sell. You should sell, you should exit your mutual funds when you need that money. So let's say you started investing 7-8 years back to accumulate money for down payment of your house. Let's say, I'm just taking an example. And now there are only about 2 years or 1.5 years left, in that time when you'd like to go ahead and make that purchase. So at this point in time, you should start exiting the market. So irrespective of the kind of returns there are, because you have a need for that money, you should exit. Let's say, taking your example, if your fund has given 40% returns, it's actually a winner for you. Then don't sell because it's in profit or it has made a lot of money. If it's a good fund, the fund manager is skilled, probably it will continue to earn you good returns. So don't be guided by the returns. You mentioned that there is quite a variety of funds in your portfolio in terms of returns. Some are giving positive, some are giving negative. Well, it requires studying those mutual funds. In what context are those returns, over what time period, and is the fund a laggard and a consistent laggard versus other funds or the market, then probably it's a good time to exit that fund and move that money elsewhere. It requires looking at all those funds individually and then taking a call. Something similar for your additional money. You said that you'd like to invest. First, think about, is it the long-term money? Do you need this money to be invested for a specific need? You'll have to invest according to that. If it's a long-term, general accumulation money that you are saving for your future, then simply invest it in one or two good performing funds, long-term good performing funds out of your existing portfolio itself. You already have 10 SIPs running, which is more than enough, more than what one should be invested in. You already are over diversified. No need to add any new funds, in my opinion. Can this be consolidated? I mean, if you have 10 SIPs, what is the minimum and what's the maximum? There is no very specific, there is no science to it. But the idea is that to an extent it depends upon the scale of your investment. If you're looking to make an SIP of, let's say, 5,000, 7,000 a month, even a single fund is good enough, because even a single fund is a well-diversified portfolio of 30, 40 or more stocks. So, keep it simple. Mutual funds are a simple investment avenue meant to simplify things. We end up overcomplicating it by, getting into too many of them. Keep it simple. For a small investor, even a single fund is good enough. Otherwise, generally speaking, a portfolio of 4 to 5 funds is good enough. You really don't need more. You only end up over diversifying beyond that. So certainly he should look at the possibility of consolidating over a period of time, keeping taxes and loads in mind. 10 in either case is too much. अनिल है हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से. जी अनिल जी, सवाल पूछ लें. नमस्कार जी, पैनलिस्ट को सबको मेरा नमस्कार. मैं एक वरिष्ठ हूँ, सर्कलवार रहता हूँ. मेरा प्रश्न 2-3 है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो गवर्नमेंट की है, उस पर जो ब्याज 2 बैंकों ने कैलकुलेट किया है. प्राइवेट आईसीआईसीआई बैंक ने सेम अमाउंट पर 1 जनवरी से 2025 से और 20 फरवरी तक ब्याज के लिए अलग अलग फार्मूला लगाया है, ब्याज कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक ने रेट को डिवाइड बाय 4 से किया है और 50 डेज काउंट किए हैं डिवाइडेड बाय 90. वेयर पीएसयू बैंक कैनारा ने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू 51/365. तो क्या प्राइवेट और सरकारी बैंक के गणना क्रम में जो कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं, गणित के हिसाब से अलग अलग यूज कर सकते हैं?
नहीं, देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है और वो आप किसी भी बैंक में हो, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और द मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड रहेंगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो ब्याज दर है वो 8.20, 8.2% का जो इंटरेस्ट रेट है, और अभी कल परसों ही जो इंटरेस्ट रेट्स की रिवीजन हुई है उसमें उनको चेंज नहीं किया गया है, 8.2% पे ही बरकरार रखा गया है। तो आप को यही इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन में ये नहीं मिल रहा है तो आप मेरे ख्याल ज़रूर बैंक ब्रांच में जाकर इसके बारे में तहकीकात करिए, उनसे बात करिए। लेकिन मैं नहीं समझता किसी भी हाल में दो अलग अलग बैंक आपको अलग अलग सेम अवधि के लिए सेम प्रिंसिपल पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दें, ऐसा होना नहीं चाहिए। Ashutosh, is there a concept of MER for these type of schemes also, management fee and operating expenses, like for mutual funds? No, see, the idea is that they offer you a fixed rate of return. They offer you a guaranteed rate of return. So the expenses or the expenses of management does not matter for you. You are guaranteed to get 8.2%, and that's what you get. This is your rate of return. So the concept of expense ratio does not come over here. Next caller is Kumar Nayak from Karnataka. Kumar ji, a warm welcome to you on the program. Please ask your question to our expert. गुड इवनिंग मार्केट टीम। सर नमस्कार सर सभी को। मेरा नाम कुमार नायक है, कर्नाटका के मैसूर से मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा एक प्रश्न है सर, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए मिड कैप सर ठीक होगा और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का ठीक होगा सर, और करना भी किस सेक्टर में हम चूज करें तो बेटर होगा सर? देखिए, अगर आप लंबे समय के लिए लगा रहे हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको खासी परेशानी नहीं होती और आप जो उथल पुथल है उससे बहुत ज़्यादा निराश या परेशान नहीं होते हैं, तो आप ज़रूर मिड और स्मॉल कैप फंड्स को देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि मिड और स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में एक छोटी सप्लीमेंट्री होल्डिंग के तौर पर होना चाहिए। आप अपना जितना भी पैसा लगाना चाहते हैं उसका 15-20% पैसा एलोकेट करिए मिड कैप स्मॉल कैप फंड को। बाकी पैसा आप जो स्टडी थोड़े ज़्यादा फंड्स होते हैं, फ्लेक्सी कैप टाइप फंड्स में ही निवेश करिए। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स का पर्पस होता है कि वो आपके रिटर्न्स को थोड़ी और रफ्तार दें, थोड़ा और उनको बूस्ट करें। अगर आपका सारा ही पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में लगा है तो मेरे हिसाब से वो आप थोड़ा ज़्यादा जोखिम उठाएंगे, जो कि अवॉइडेबल है। तो आप अपना पैसे का 10% एक मिड कैप और 10% एक स्मॉल कैप में लगाने के बारे में विचार करें। बाकी पैसे के लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स को ही चुनाव करें। अगले कॉलर के पास जाने से पहले आशुतोष आपसे बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड क्या होता है, क्या लोग इसमें लगा सकते हैं पैसा? देखिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स ये होते हैं कि जो कि किसी स्पेसिफिक नीड के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आप बच्चों की एजुकेशन के लिए चाइल्ड केयर प्लान्स होते हैं या रिटायरमेंट ओरिएंटेड फंड्स होते हैं। लेकिन देखिए, जनरली स्पीकिंग ये एक मार्केटिंग गिमिक ज़्यादा है rather than fulfilling a real need, क्योंकि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स भी पैसा उसी टाइप का पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, उन्हीं स्टॉक्स में लगाते हैं, उसी मार्केट में निवेश करते हैं। तो आपके लिए, आपके रिटायरमेंट गोल के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड आपका रिटायरमेंट फंड हो सकता है। तो एक महज एक फंड के नाम में रिटायरमेंट लगा देने से उसमें कुछ खास ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं जुड़ जाता या कोई खास ऐसी एडवांटेज आपको नहीं देता कि रिटायरमेंट के लिए वो बाकी फंड से ज़्यादा सूटेबल है। लाइकवाइज फॉर चिल्ड्रंस ओरिएंटेड प्लान्स। तो फंड कंपनी से फंड लॉन्च करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको यू हैव टू फॉल फॉर इट। तो आपके लिए आप देखिए कि कौन सा फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। आप नाम पर मत जाइए, और अगर वो आपके गोल की अवधि के लिए सूटेबल है तो कोई भी फंड आपके लिए वो आपकी वो नीड फुलफिल कर सकता है। So you're renaming pension fund and provident fund as a marketing gimmick. These are basically diversified funds. They can be hybrid funds or they can be equity funds. Just that, when they come with a child care, for instance, so they have some additional frills attached. The underlying portfolio or the management of it remains the same. The underlying frills would be that there would be a lock-in of 5 years. If you redeem before 5 years, you would have additional penalty in terms of higher expense, higher exit loads.
on the attainment of age of 18, the units will be transferred in the name of the child. So there would be some of these additional attributes attached, but otherwise in terms of the way they are managed, the kind of risk reward they are capable of providing you, they are just as good as any other equity or a hybrid fund. Next caller is Yogesh from Delhi. Yogesh, a warm welcome to you on the Market Mantra program. Please ask your question to our expert. जी, आप सभी को नमस्कार और सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशुतोष जी, मेरा सवाल सर ये है कि आने वाले टाइम में क्योंकि न्यू रिजीम को ज्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो जो ELSS फंड्स हैं उनको आप कैसे मर्ज होते हुए देखते हैं? क्या वो फ्लेक्सी कैप में मर्ज रहेंगे? हमारे पास में पारंपरिक का ELSS फंड है, इसलिए हम थोड़े से कंसर्न है। दूसरा एक सवाल से मेरा ये है कि जो मेरा ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो स्ट्रेटजीज ज्यादातर होते हैं। एक आपका कॉस्ट एवरेजिंग करके करना, ऐसे कि SIP करना, और एक हो गया आपका लमसम स्ट्रेटजी करना। तो दोनों के ही अपने फायदे नुकसान हैं। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड अचीव करने के लिए क्या हम, अगर हमें 50,000 की SIP करनी है तो क्या हम उसमें 40,000 की SIP करें और 10,000 को हम एक डेट फंड में रखते रहे ताकि मौका देख करके उसको इन्वेस्ट किया जाए, या पूरे पे ही हम कॉस्ट एवरेजिंग करके उसको इन्वेस्ट करें? जी देखिए, जैसे आपने कहा कि आपका दूसरा सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले उसका ही आंसर देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड्स जनरली एक ना, जैसे मैं अभी भी पहले किसी श्रोता के क्वेश्चन को आंसर करते हुए कह रहा था, म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट है कि निवेश को सिंप्लीफाई करना। आप सिंपल आसान तरीके से बिना अपने जो आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, आप ज़्यादा ध्यान वहाँ दें, आपका निवेश ऑटो पायलट पर चलता रहे। ये सारे सिंप्लिसिटी, ऑटो पायलट, ये सारे ऑब्जेक्टिव मीट करता है कॉस्ट एवरेजिंग, जो कि SIP है। तो SIP को मैं मानता हूँ एक गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, और मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स का शायद इससे काम भरपूर अच्छे से हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ निवेशक जो थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा स्किल एक्सरसाइज करें तो शायद वो अपने रिटर्न्स को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो उनके लिए भी जो आपने तरीका बताया, शायद वो ट्राई कर सकते हैं कि अपना 90% पैसा स्टिल आप एवरेजिंग के थ्रू, SIP के थ्रू निवेश करें। मे बी अपना 10-12% पैसा आप हैंडी अपने पास रखें, डेट फंड में निवेशित रखें, और जब भी मार्केट आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे, मे बी यू कैन ट्राई इन्वेस्टिंग। आप अगर आप चाहते हैं तो आप ये ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगता है यू आर एबल टू मेक गुड ऑफ इट, यू फाइंड योर सेल्फ गुड एट इट, तो आप वो जारी रखिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि वो टाइमिंग एक ऐसी चीज़ है, वो जो स्किल आप नहीं अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो आप उसको बंद करिए और वापस अपना SIP के थ्रू निवेश जारी रखिए। दूसरा आपका सवाल ELSS जी, आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है कि जैसे जैसे न्यू टैक्स रिजीम में 80C की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी और मोर एंड मोर पीपल शिफ्ट टू द न्यू टैक्स रिजीम, तो जाहिर सी बात है कि ELSS फंड्स की एज अ टैक्स सेविंग ऑल्टरनेटिव यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, एंड दे आर बिना टैक्स सेविंग बेनिफिट के दे आर मोर और लेस लाइक एनी अदर फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि अभी कोई बहुत नियर टर्म में ये फंड्स मर्ज हो जाएंगे या दे विल एंड देयर लाइफ, क्योंकि पहली बात तो अभी ओल्ड टैक्स रिजीम है और कुछ लोग शायद ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहेंगे, उनके लिए ELSS इज स्टिल अ वायबल ऑप्शन। तो पहली बात तो ये है, और जिनका पैसा इन्वेस्टेड है, 3 ईयर का लॉक इन है बाय रेगुलेशन, तो वो सारी चीज़ें भी अभी साथ में चलेंगी। जहाँ तक आपका निवेश है पराग पारिक में, तो रेस्ट एश्योर्ड कि चाहे वो फंड मर्ज होता है, चाहे वो ओपन एंड हो जाता है, जो भी होता है, लेकिन इन्वेस्टर इंटरेस्ट कभी भी हैम्पर नहीं किया जाएगा उस वजह से। तो योर इन्वेस्टमेंट विल रिमेन, योर इंटरेस्ट इन दैट इन्वेस्टमेंट विल रिमेन गार्डेड ऑल द टाइम, और वट एवर हैपन्स टू इट इन ड्यू कोर्स यू विल गेट टू नो। गौरव गाजियाबाद से जुड़े हुए। गौरव जी, स्वागत आपका, क्या सवाल है? Sir, my question is about NRIs who invest in mutual funds in India. So when they redeem, do they have to pay TDS? TDS काट के उनका पैसा मिलता है प्रॉफिट का? सपोज मेरे एक दोस्त ने 60 लाख लगाया था, अभी वो 90 लाख पे है, अगर वो 50 लाख रिडीम करेंगे तो उनका क्या TDS कटेगा? क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब वो बाहर पैसा भेजते हैं back to repatriate, they also have to pay TCS which is 20%. So is it right? क्या उनका TDS भी कटता है पूरा प्रॉफिट पे प्लस TCS जब वो बाहर भेजेंगे? थैंक यू सर। जी, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऑल्दो बेहतर होगा कि आप किसी टैक्स कंसल्टेंट पे स्पेसिफिक NRI रिलेटेड एडवाइस लें, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक विदहोल्डिंग टैक्स अप्लाई होता है। तो जब वो अपना पैसा एक एज एन NRI रिडीम करेंगे तो शायद फंड कंपनी ज़रूर कुछ कैपिटल गेंस का हिस्सा विदहोल्ड करे।
Next caller is Shubroto from Bengaluru. Shubroto, warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to our expert. Good evening to Market Mantra team. I would like to know from the expert that I have a plan. I want to open an account for my father. It is a senior citizen account and one PPF account for mine. And I want to get invested the PPF amount every year from that interest that I will get from senior citizen scheme. So where should I approach? Should I go to bank or post office? And I don't want to go for hassle of manual payment every year. So please. So I think if I understand correctly, what you mentioned is that you would like to open a senior citizen savings scheme account in the name of your father, who is a senior citizen, and the regular interest payment that you derive from that account, you would like to invest in the PPF. So in my understanding, I don't think there is any way to put this entire thing on autopilot. You will get the realization from the periodic interest income realization from SCSS in your bank account, which you can keep redirecting in the PPF account. So yes, the doability is of course there. But I think I can't think of a way to put this arrangement on autopilot. संजय मुंबई से जुड़े हुए हैं. संजय जी जल्दी से सवाल पूछ लें. संजय जी, संपर्क लग रहा है संजय जी के साथ अभी टूट चुका है. अगली स्टोरी पर चलते हैं. After finishing the final week of the financial year on a positive note, domestic markets are likely to focus on March quarter earnings. RBI policy meet for Qs next week. Last week, the domestic benchmark indices gained 0.7% and FIIs renewed buying interest and rally in banking and financial services on the hopes of interest rate cut by RBI in the April policy meeting. In the coming truncated week starting from April the 1st, all eyes will be on the second day of April when the next batch of tariffs will be announced by the US President Donald Trump. Further, the focus will be on the US jobs data, which is a crucial data point for the US Fed Reserve while deciding the interest rate action. US Fed Reserve Chair Jerome Powell will also deliver his speech next week on April the 4th. Back home, the market participants will keep an eye on manufacturing and services PMI and monthly sales data of automobile companies. विदेशी निवेशकों ने साल 2024-25 के दौरान भारतीय डेट बाजारों में 56,000 करोड़ रुपए निवेश किए. हालांकि इस दौरान विदेशी निवेशकों ने इक्विटी बाजारों से 1,20,000 करोड़ रुपए वापस निकाल भी लिए. ये लगातार दूसरा साल था जब विदेशी निवेशकों ने भारतीय डेट मार्केट में शुद्ध खरीदारी की है. साल 2023-24 में विदेशी निवेशकों ने 1,20,000 करोड़ रुपए डेट बाजार में लगाए थे. Next caller is Pankaj from Delhi. Pankaj ji, अपना सवाल पूछिए. We are running out of time. गुड इवनिंग सर. मेरा सर सवाल जो है कंपाउंडिंग से है कि जैसे हम म्यूचुअल फंड, ETF और शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ऐसा बताया जाता है कि जो म्यूचुअल फंड में होता है वो कंपाउंडिंग एक तरीके से वर्क करती है और हमें ETF में भी बताया जाता है. तो मेरा ये सवाल है कि जब हम तीनों ही मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम यूनिट्स बाई करते हैं तो शेयर मार्केटिंग में ये कंपाउंडिंग क्यों नहीं काम करती है जो हम शेयर कंपनी का खरीदते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप लंबे समय तक उसमें निवेशित रहते हैं तो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट शेयर्स में भी उसी तरह अप्लाई होगा, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स में या ETF में आपका पैसा अल्टीमेटली तो इक्विटी मार्केट्स में ही लग रहा है जैसे शेयर्स में लग रहा है. अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली पैसा डालते हैं निकालते रहते हैं और कहीं और या कभी निवेश करते हैं कभी नहीं करते हैं तो आप पैसे को देखिए, कंपाउंडिंग को किक इन होने के लिए आपको पेशेंस के साथ लंबे समय तक लगातार निवेशित रहना पड़ता है. और अच्छी कंपनीज का चुनाव करके अगर आप उनमें निवेशित रहेंगे, आप मानिए किसी ने अगर इन्फोसिस के स्टॉक में 1985 में या 80s के दशक में इन्वेस्ट किया होता तो उनकी जो आज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती वो एक कंपाउंडिंग का उसमें बहुत बड़ा रोल होता. तो कंपाउंडिंग शेयर्स में भी काम करता है बशर्ते आप उसको मौका दें. आज के लिए बस इतना ही. वक्त खत्म हो रहा है. आशुतोष आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जी धन्यवाद. And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes government's commitment to provide best medical treatment to the poor, inaugurates and lays a foundation stone of development projects worth over 33,700 crore rupees in Chhattisgarh. Domestic markets to focus on the RBI policy meet, quarterly earnings and auto sales data for Qs next week, and FPI pumping nearly 56,000 crore rupees into the Indian debt markets in financial year 2024-25. And
And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.